गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से पाठ 4 शाम एक किसान। बेटा, इसमें सर्दी की शाम का जो है तुलना एक किसान से की गई है ना। सर्दियों की जो शाम है, सूरज डूब रहा है, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है और पहाड़ी क्षेत्र है तो दूर फ्लास के खेत दिख रहे हैं। ठीक है, तो कवि ने जो है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इन सारे जो प्राकृतिक दृश्य हैं इनकी तुलना किससे की? किसी किसान से की जो कि थका हारा बैठा हो और दिन भर के काम करने के बाद शाम को थक हार के बैठा हो, उस किसान से तुलना की। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने किसान का रूप क्या क्या था? उन्होंने क्या कहा? आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ठीक है, दूर जो पहाड़ी दिख रही है ना, उसके ऊपर जो नीला सफ़ेद आसमान है वो ऐसा लग रहा है कि एक किसान थका हारा बैठा है। पहाड़ ऐसा लग रहा है कि उस किसान का शरीर है। ठीक है, और नीला आकाश जो है ऐसा लग रहा है कि उस किसान ने सर पे पगड़ी बांध के रखी है। ठीक है, तो आकाश का साफा बांध कर ये पहाड़ रूपी किसान जो है इसने क्या कर रखा है? ये आकाश रूपी साफे का पगड़ी बांध रखी है और सूरज की चिलम खींचता। दूर जो सूरज है ना, डूबता हुआ सूरज, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चिलम एक होती है, लकड़ी की होती है जिसके आगे आग जलती है और उसमें लोग तंबाकू पीते हैं। खींचता बैठा है पहाड़, ये पहाड़ रूपी किसान बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। ठीक है, और दूर पहाड़ी से जो नदी निकल रही है उसका बहाव ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पे उसकी चादर, उसकी कंबल बिछी है। पास ही दहक रही है फ्लास के जंगलों की अंगीठी, और फ्लास के पेड़ होते हैं उनमें जो है लाल रंग की, बहुत सुर्ख लाल रंग की पत्तियां होती हैं और फूल होते हैं। तो दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने जो है अंगीठी जला के रखी है और उसमें लाल लाल कोयले दहक रहे हों। ठीक है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भाड़े के गल्ले सा, और धीरे धीरे क्योंकि अंधेरा छा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि दूर में भेड़ें होती ना, भेड़ें, हाँ, तो भेड़ों का गल्ला सा यानी भेड़ों का झुंड जैसे एक जगह सिमट के बैठता है, ऐसे ही जो है अंधेरा दूर पूर्व दिशा में ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड वहाँ बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर। अचानक किसकी आवाज़ आई? मोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने आवाज़ दी, है ना। अचानक से ये सब दृश्य जो है चल रहा है कि अचानक मोर की आवाज़ सुनाई देती है वातावरण में जोर से। ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो? ठीक है, चिलम औंधी यानी चिलम गिर गई। ठीक, जब अंधेरा ज़्यादा बढ़ेगा तो जो फूल है, जो प्लास्टिक के फूल है और भी जो चीज़ें हैं वो अंधेरे में छुप जाएंगे, दिखेंगे नहीं। तो चिलम औंधी यानी अब फ्लास के पेड़ दिखने बंद हो गए। धुआं उठा, सर्दियों की रात है क्योंकि, तो कोहरा इधर से उधर उड़ना शुरू हो गया। सूरज डूबा, सूरज डूब चुका है, अंधेरा छा गया। ठीक, और अब पूरे वातावरण में अंधेरा छा गया। तो सर्दी की शाम की तुलना किससे की गई है? एक किसान से की गई है। ठीक है, अब इस पाठ का सारांश हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे बेटा। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। ठीक है, कवि सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी ने क्या किया कि जाड़े की जो शाम है एक उसका जो है चित्रण, उसका मानवीकरण किया है। उसे मनुष्यों की तरह जो है देखा है कि जैसे कोई मनुष्य की तरह उसको संबोधित किया है, और किसी किसान की तरह वो जाड़े की शाम को देख रहे हैं। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो पहाड़ की चोटी है दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई किसान बैठा है। ठीक है बच्चों, आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कवि कल्पना करते हैं कि जो नीला आकाश है वो क्या है, उस पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि उसने अपने सर पे
किसी किसान ने, पहाड़ रूपी किसान ने अपने सर पे सफ़ेद रंग का साफा बांधा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी महसूस होती है। और पहाड़ से जो निकलने वाली नदी है वो कैसे लगती है, कैसे महसूस होती है? जैसे कि इस बूढ़े किसान ने अपने घुटनों पर चादर बिछा रखी हो। ठीक, फलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूर से जो है फलास के पेड़ों पे लगे लाल फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इस किसान, पहाड़ रूपी किसान ने अपने बगल में अंगीठी जला के रखी हो और अंगीठी में लाल लाल कोयले धधक रहे हों। ठीक है, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भीड़ों जैसा दिखाई दे रहा है। और क्या हो रहा है? पूर्व क्षितिज में, क्षितिज कहते हैं जहाँ पे जो है धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा है, क्योंकि सूरज डूब रहा है तो क्या होगा, रात बढ़ रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो है दूर कोने में जो है इस किसान के भेड़ें जो हैं वो बैठी हैं सिकुड़ के। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। और धीरे धीरे सूरज पश्चिम दिशा में छुपता जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी जो है चिलम, ये किसान चिलम पी रहा है और उसमें जो है आग सुलग रही है। ठीक, यह पूरा दृश्य शांत है, एकदम शांत है। इस समय जो है सर्दी की शाम है, पूरा दृश्य शांत है, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक मोर बोल उठता है। रात का समय है, मोर की आवाज़ सुनाई दी। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। मोर की आवाज़ जो है ऐसे लगती कि मानो उस किसान को कोई आवाज़ दे रहा हो। क्या कह रहा हो, सुनते हो, जैसे किसी ने उसको आवाज़ दी कि अजी सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है और जो ये शांत दृश्य जिसका अभी तक कभी वर्णन कर रहे थे एकदम सर्दी की शाम का, अब किसी घटना में बदल गया। और क्या हुआ, चिलम उलट जाती है। चिलम उलट जाती है यानी सूरज पूरा डूब जाता है, आग बुझ जाती है। सूरज की रोशनी में, मध्यम रोशनी में फलास के पेड़ों के जो लाल फूल हैं वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे सूरज डूबता है वैसे वो भी दिखाई देने बंद हो जाता है, अंधेरा घना हो जाता है, धुआं उड़ने लगता है। और क्योंकि सर्दी की शाम है तो कोहरा जो है इधर से उधर उड़ने लगता है। सूरज के डूबते ही कोहरा वातावरण में इधर से उधर उड़ने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा पूरे वातावरण में छा जाता है। ठीक है, तो ये था इस पाठ का सारांश। अब हम देख लेंगे भावार्थ। ठीक है बेटा, भावार्थ कैसे इसका लिखना है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रही हूँ बेटा, और आपको नोटबुक के माध्यम से भी ये आपको वर्कशीट के माध्यम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लेंगे, आकाश का ऐसे डैश करके शुरू की जो पंक्तियाँ हैं आपकी उनका भावार्थ मैंने लिखा है। स्टार्टिंग की जो ये पंक्तियाँ हैं आपकी इनका, ठीक है, यहाँ से लिखिए आकाश का साफा और यहाँ तक गल्ले सा, इनका भावार्थ इधर लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखना है प्रसंग। हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 8 शाम एक किसान नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। फिर लिखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय का प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। मनोरम मतलब बहुत सुंदर, मन को हरने वाला वर्णन कर रहे हैं। अब लिखेंगे हम भावार्थ। भावार्थ कैसे लिखना है, कवि के अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पूर्ण विराम। पहाड़ के नीचे बह रही नदी
किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। ठीक है, घुटनों पर रखी हुई किसी चादर की जैसी लग रही है। फिर क्या है, फलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्ण विराम। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पूर्ण विराम। ठीक है, अब दूर जो है अंधेरा ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोने में भेड़ें सिमट के बैठी हैं। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। ठीक, पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज, पश्चिम दिशा में जो सूरज है वो कैसा लग रहा है कि क्या है, चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मन भावन शांति छाई है और वातावरण में चारों तरफ शांत है मौसम और एक मन भावन शांति जैसा मौसम छाया हुआ है। ठीक है, अब बात की जो ये पंक्तियाँ हैं इनका भावार्थ हम आगे देखेंगे। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसका भावार्थ हम देखेंगे। ठीक है, पुनः इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्या बेटा, पहले लिखेंगे अचानक बोला डैश 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 करके, अंधेरा छा गया। अब लिखेंगे प्रसंग। ठीक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, कौमा, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो, कौमा, और धुआं उठने लगा हो, पूर्ण विराम। असल में अब सूरज डूब रहा है, कौमा, और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है, पूर्ण विराम। ठीक है, शरद ऋतु के कारण वातावरण में कोहरा तैरने लगता है, तैरने लगता है यानी इधर से उधर उड़ने लगता है। तो कवि को लगता है कि किसान द्वारा चिलम उलट दिए जाने से धुआं फैल गया है। ठीक है, कॉमा करेंगे। भावार्थ यह है कि सूरज डूबने से चारों ओर कोहरा और अंधेरा छा जाने से धुएं के फैलने का आभास होता है, पूर्ण। अतः कविता कहता है कि सूरज डूब चुका है और अब चारों ओर नीरव यानी बिल्कुल नीरव शांत वातावरण है। नीरव मतलब बिल्कुल शांत वातावरण में
गहन अंधकार छा गया है। तो ये आपको भावार्थ लिखना भी मैंने सिखा दिया है बेटा, कि किस तरीके से आप भावार्थ लिखेंगे, और इसकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी, तो वर्कशीट के माध्यम से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं प्रश्न उत्तर आपको बता देती हूँ, इसके प्रश्न उत्तर आपको कैसे करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाई गई। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई, मानो नदी चादर सी हो। और आप दूसरी और चौथी पांचवी एक रूपता को खोज कर लिखिए, दूसरी और पांचवी। तो आपको कौन कौन सी लिखनी है, देखो, जैसे ये लिखा है, सूरज की चिलम खींचता, ये दूसरी हो गई। ठीक है, फलास के जंगल की अंगीठी, तीसरी हो गई। और भेड़ों अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा। ठीक है बच्चे, ये हो गई 5। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, शाम का दृश्य अपनी छत, अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। ठीक है, ये आपको मूल्यप्रक प्रश्न में लिखना है। शाम कब से शुरू हुई, अपनी घर की छत पे जाइए, शाम का दृश्य देखिए, और फिर देखिए जब सूरज डूबने वाला हो तो देखिए कि कितना समय घड़ी में हो रहा है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, वो भी आप नोट करेंगे कि कब सूरज डूबने वाला था और कितने समय में वो डूबा। इस बीच आसमान में क्या परिवर्तन आए, और आपको देखना है कि आसमान में इस बीच क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे मूल्यप्रक प्रश्न में। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधे। जैसे कबूतर की बोली क्या होती है, कौवा कैसा करता है, काऊ काऊ। मैना कैसे बोलती है, तोता कैसे बोलता है, चील कैसे बोलती है, और हंस कैसे बोलता है। ठीक है, तो आपको जो है यहीं तक करना है बेटा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।